आपके लोगों को तोप में बांधा जाता है और उड़ा दिया जाता है, उनके शरीर के छितले छितले जमा किए जाते हैं। यही टंटा भील के साथ हुआ। जब टंटा भील को फांसी दी गई तो उनके शरीर के अस्तित्व को भी जिंदा नहीं रखना चाहते थे ये लोग, उसकी मजार भी नहीं बनाना चाहते थे। उसके शरीर को दो हिस्सों में काटा गया, एक हिस्से को चूने की भट्टी में डाला गया और दूसरे हिस्से के टुकड़े टुकड़े करके पाताल पानी और बाकी जगह फेंक दिया गया। यह सजा अंग्रेजों ने नहीं दी थी, यह सजा यहां के लोगों ने दिए थे, जो अंग्रेजों के साथ हाथ मिला के आदिवासियों के खिलाफ में लड़ रहे थे। ताली नहीं बजाएगा कोई, आप यहां ताली बजाने नहीं, सिर्फ सुनने आए हैं। यह सजा अंग्रेजों ने नहीं दी। अंग्रेजों ने तो बोला टंटा भील को माफ कर दिया जाए। टंटा भील को लिविंग गॉड बोले अंग्रेजों ने, टंटा भील को रॉबिन हुड बोले अंग्रेजों ने। जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, दुश्मन भी तारीफ कर रहा था भगवान टंटा भील की। यह सच्चाई है। उस वक्त दो टाइप की लड़ाई आपके सामने होती है साधु। एक राजा होता है जो जमीन देता है, एक नेता होता है जो जमीन की बात करता है, आपको बताता है कि भैया ये आपकी जमीन है, आप इसके बारे में सोचिए। लेकिन टंटा भील ने आपसे छीनी हुई जमीन को वापस लाया और आपके बीच में बांटा। उस भगवान का नाम है टंटा भील। उस भगवान का नाम है बाबूराव शर्मा के, उस भगवान का नाम है बिरसा मुंडा, उस भगवान का नाम है राघोजी भांगरे, उस भगवान का नाम है तिलका मांझी। ये जो लोग हैं, जितने शहीद आपके सामने इर्द गिर्द दिख रहे हैं, ये तमाम लोगों ने अपने जीवन को समाज के खातिर त्याग कर दिया। जिस जमीन की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो, जिस जमीन पे सबकी नजर है, जहां पे खनिज है, वहां पर्यटन स्थल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फॉरेस्ट रिजर्व की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ आपके वाटर प्रोजेक्ट के नाम पे अभी नर्मदा से 5 किलोमीटर तक की दूरी से आपको हटाने की तैयारी चालू है। ये गुजरात तक जाएगा। ये केवल अलीराजपुर में नहीं हो रहा है, ये देश के कोने कोने में जहां जहां आदिवासियों की जमीनें 5वीं अनुसूची की, वहां वहां ये षड्यंत्र चालू है। इनसे पूछा जाए कि आदिवासियों की जमीन आपको डेवलपमेंट के लिए लग रही है, दूसरों की जमीन क्यों नहीं ले रहे? टाटा की लो, अदानी की लो, अंबानी की लो। इस देश 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। जो लोग ये बातें करते हैं, उनसे हमारा खुला आह्वान है कि आप साबित करो। हम साबित करके बताते हैं आपको कि इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है और आदिवासियों के बदौलत इस देश में सबको जमीन पर मालिकाना हक मिला है। चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, बहुजन हो, ब्राह्मण हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी को। अगर आदिवासी शहीद इस देश में लड़ते नहीं, आदिवासियों को उठाव नहीं होता जल जमीन जंगल के लिए, तो इस देश का जो नागरिक है उसके हिस्से में मालिकियत का हक नहीं आता जमीन के ऊपर, जिसको ओनरशिप बोलते हैं हम। साथियों, सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनके नाम शहीदों में लिख दिए इन्होंने। हमारी तो पूरी कौम की कौम शहीद है। आदिवासी लड़ता था, मरता था तो उसको क्रिमिनल ट्राइब बोल रहे थे, और दूसरे लड़ रहे थे, गलती से मर जाते थे तो उनको शहीदों का दर्जा मिल जाता था। आज भी टंटा भील को ये लोग क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं। अब तक के 10 साल पहले तक के, जब से ये मिशन ने इस बात को सामने नहीं लाया था, तब तक के टंटा भील को डकैत बोलते थे। हमारे भगवान को डकैत, डाकू, लूटने वाला। अरे भाई, अंग्रेजों ने भगवान की बोल दिया।
अंग्रेजों ने रॉबिन हुड क्यों बोल दिया, आपने डकैत क्यों बोल दिए? क्या अंग्रेजों से ज्यादा समझदार थे आप? अंग्रेज आदमी नहीं है, वो तारीफ करते हैं आदिवासियों की और आप चुप रह के उसको डकैत बोलते हो, उसको क्रिमिनल टाइप बोलते हो, उसको डाकू बोलते हो, उसको अपमानित करते हो, ताकि उसकी प्रेरणा जो है आदिवासी समाज में ना जा सके। साथियों, इस बिरसा ब्रिगेड के मिशन ने भगवान टंटा भील के विचारों पर काम किया, उसको व्यवस्था में खड़ा किया। आज केवल मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के कोने कोने तक भगवान टंटा भील के आदर्श को आदिवासी समाज और इस देश के गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर लोग भी मानने लग गए हैं। पहले टंटा भील को डकैत बोलते थे, जब आदिवासियों ने टंटा भील पे काम किए, बिरसा ब्रिगेड ने टंटा भील पे काम किया, तो उसको भगवान बोलने लग गए। आज वो लोग भी भगवान बोलने लग गए जो पहले उसको डकैत बोलते थे। ये सच्चाई है। कुछ लोगों ने बोला कि भाई टंटा भील क्या किए, ये कौन है टंटा भील, इसने हमारे लिए क्या किया है? तो याद रखो, आज जो तुमको नौकरी मिली है, आपके हिस्से में जो जमीन आई है, ये टंटा भील के आंदोलन की वजह से हुई है, उन्हीं के संघर्ष का नतीजा है। ये बिरसा मुंडा के संघर्ष का नतीजा है कि आपके हिस्से में जमीन आई है। 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जमीन जो आपको मिली है, ये इन्हीं शहीदों की बदौलत मिली है। ये जो सीपीएन बरार का कानून गुजरात के बॉर्डर से लेकर मेलघाट के बॉर्डर तक, यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर तक के टंटा भील का एक छत्र राज चलता था। एक साथ 1 लाख ग्राम सभाओं का संचालन करते थे भगवान टंटा भील, जिसको आज आप 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के क्षेत्र मानते हैं। ये आंदोलन नहीं होता तो उसको संविधान में मान्यता भी नहीं मिलती। वो है टंटा भील। आप अपने जमीन के रिकॉर्ड चेक कर लो कि पहले आपके हिस्से में क्या था और टंटा भील के मरने के बाद आपके हिस्से में क्या आया। अरे जब फांसी दे रहे थे टंटा भील को, तो उन्होंने 4 शर्तें रखी अंग्रेजों के सामने। कोई होता तो माफीनामा मांग लेता, लेकिन टंटा भील ने क्या मांगा कि मेरे कौम के लोगों को जमीन के पट्टे मिलने चाहिए, मेरे कौम को लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलना ही चाहिए, मेरे लोगों की संस्कृति को अलग व्यवस्था दी जानी चाहिए, हमारे लोगों पर से जो क्रिमिनल टाइप का गुनेगार जमात का जो ठप्पा लगा है आदिवासियों पर, उसको निकाला जाना चाहिए, उनको सरकारी महकमे में नौकरी मिलनी चाहिए। जब टंटा भील को बोले कि आप किसको देखना चाहते हैं, आपको तो फांसी हो रही है, तो टंटा भील ने बोला मैं अपने परिवार के लोग और किसी भगवान को नहीं देखना चाहता, मैं अपने समाज के लोगों को ही अपना भगवान मानता हूं, अपने ही समाज को भगवान से बड़ा मानता हूं, मैं पूरे समाज को देखना चाहता हूं। लाखों की भीड़ थी जबलपुर जेल के बाहर। एक बार टंटा भील ने सबको हाथ दिखाया और जाकर फांसी के तख्ते पे लटक गए। ऐसा हौसला, ऐसी हिम्मत, इतना त्याग समाज के लिए कौन से भगवान ने किया आदिवासियों के लिए? थोड़ा बताइए, किसने किया? अगर वो नहीं मरते तो जमीन के टुकड़े नहीं मिलते, वो शहीद नहीं होता तो तुमको सरकारी नौकरी पे नौकरियां नहीं मिलते। आज आप विधायक नहीं होते, मंत्री नहीं होते, डॉक्टर नहीं होते, इंजीनियर नहीं होते, कोई नहीं पूछता तुमको। कुछ लोगों ने बताया भाई टंटा भील तो भील थे, कुछ लोग समाज में गांडूगिरी का काम कर रहे हैं। ये भील है, ये बालेला है, ये बरेला है, ये सरदार है, ये बिलाला है। टंटा भील ने बोला था उस वक्त, टंटा भील कोई साइंटिस्ट नहीं था, टंटा भील की सेना में कोरकू भी था, गोंड भी था, भील भी था, बिलाला भी था, बारेला भी था, सरदार भी था। सबको एक ही शब्द से टंटा भील ने नवाजा, वो है मालिक। एक शब्द टंटा भील का आपको इस देश का मालिक बना दिया। टंटा भील के शहीद होने के 120 साल बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आदिवासी देश का मूल मालिक है।
और संयोग से वो भी जजमेंट जो हुआ वो नंदाबाई भील के लिए हुआ, जो नंदाबाई भील को महाराष्ट्र में नंगा घुमाया गया था, उसके साथ जो यातनाएं की गई थी, उनको जो क्रिमिनल ट्राइब बोला गया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आदिवासी देश के मूल मालिक है। आपके बीच आजकल ये ट्रेंड शुरू हो गया, कोई बिलाला का संगठन बनाता है, जो बारेले का बनाता है, कोई गोंड का बनाता है, कोई भील का बनाता है। टंटा भील ने बोला था आदिवासियों की संस्कृति एक है, उनकी लड़ाई भी एक है, उनकी अवस्था भी एक जैसी है, उनका डीएनए, यानी आज की भाषा में डीएनए, उनका खून भी एक जैसा है, तो समाज भी एक होना चाहिए। उस वक्त टंटा भील ने बोला, जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जिनके दिमाग में समाज था। इस देश में 22 साल हथियारबंद लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी का नाम है टंटा भील। इतनी लड़ाई तो देश में किसी योद्धा ने नहीं लड़ा। यहां पे लोगों का माफीनामा मांगने का इतिहास है, लेकिन आदिवासियों का बलिदान होने का इतिहास है। ये जितने लोग हैं, इन्होंने इनको फांसी के तख्ते पे चढ़ाया है। सबसे पहले इन्होंने यही बोला, हमको जल जमीन जंगल के अधिकार मिलने चाहिए। जिस अलीराजपुर में मैं यहां बात कर रहा हूं, यहां 4 दिन वास था टंटा भील का, 4 दिन का वास। इस अलीराजपुर में भी एक जगह है जहां पे गुफा है, वहां दरबार है, नवजली बाबा का एक दरबार है, वहां के बीच में गुफा में भी टंटा भील का निवास था, वहीं पे वो रहते थे। इस अलीराजपुर में ये जो जमीन है साथियों, जिसके लिए आप लोग लड़ना चाहते हैं, ये जमीन को आपके हिस्से में डाला किसने? टंटा भील ने। ये जमीन हेरिटेज जमीन है। एक आध किला होता है, उसको हेरिटेज डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट। हम बोल रहे हैं ये आदिवासियों की हेरिटेज जमीन है, इसको छू भी नहीं सकते आप। लेकिन खुलेआम आदिवासियों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और हमारे नेता बैल जैसे बैठे हैं वहां पर, सिर्फ चुप है, डर रहे हैं ये बात करने से। कुछ दिन पहले मैंने एक खबर सुना था पेपर में, उसमें लिखा हुआ था कि मध्य प्रदेश से 20,000 आदिवासी, 25 या 40, 50,000, मैं कुछ पढ़ा था इसी, 50,000 आदिवासी लड़कियां और महिलाएं गायब है। किसी एक उच्च वर्णीय बाती हमारी बहन का अगर कुछ हो जाता है, देश में हंगामा हो जाता है। 50,000 आदिवासी लड़कियां गायब है मध्य प्रदेश से। अपने लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो मर गए, जिंदा है, कौन सी अवस्था में, कहां है? पुलिस के पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास भी जानकारी नहीं है। पूरे उनके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं और पूछ रहे हैं हमारे बच्चे कहां गए, हमारी लड़कियां कहां गई, हमारी महिला, हमारी बहन कहां गई, हमारी बेटी कहां गई। इस पर कोई चर्चा नहीं करता, इस पर कोई बात भी नहीं करता। कैसा समाज है ये? और खुलेआम आदिवासी जमीनों को टारगेट कर रहे हैं। ये जितनी योजनाएं ला रहे हैं, पर्यटन की योजना रहे, चाहे आपके वन प्रकल्प जिसको आप लोग बड़े बड़े अभ्यारण्य बोलते हैं, उसकी भी योजना रहे, वो आदिवासी की जमीन से जाती है। पानी की योजना आदिवासी की जमीन से जाती है। यानी शुरू से लेकर आखिरी तक, देश आजाद होने के पहले इस देश की 68% जमीन का मालिक था आदिवासी। अब देश की आजादी के बाद का जो हाल है, आज 18% जमीन का मालिक बचा है, वो 50% जमीन उसकी गायब कर दी गई है। अरे आदमी मर गया होगा, उसका धर्मांतर हो गया होगा, वो मर गया, धर्मांतर हो गया, यहां से दूसरे प्रदेश में चले गया होगा, ये समझ में आता है। जमीन कहां जाएगी? जमीन के तो पैर नहीं होते ना। आदिवासियों की जमीन कहां गायब हो गई है? साथियों, जो शहर में रहने वाले पढ़े लिखे कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं,
वो हमारे समाज की जल जमीन जंगल के प्रश्नों से मुंह छुड़ाते हैं। वो केवल आरक्षण के प्रश्नों पे बात करते हैं। एक जो आरक्षण के प्रश्नों पर लड़ने वाला वर्ग और समाज की जल जमीन जंगल के लड़ाई को लड़ने वाला वर्ग, दो टपकों में बंट गया आदिवासी समाज। ये बहुत सोची समझी साजिश है। तो यहां से पढ़ लिख के गांव और शहर में गया, बंगला बना लिया, वो अपने गांव को पलट के नहीं देख रहा है। उसको ये अपना दर्द नहीं लग रहा है। उसको जल जमीन जंगल की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं लगती है, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया है। अरे अब तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में आदिवासियों की जो हालत है नौकरी की, वो बहुत दयनीय है। करीब 80 लाख लड़के आज बेरोजगार है आदिवासियों के, पढ़े लिखे, उनके पास रोजगार नहीं है। अगर गवर्नमेंट कुछ भी करेगी 80 लाख में से केवल 2000 5000 लोगों को नौकरी लगा सकती है। इसके अलावा उनके पास नौकरी भी नहीं है। और अगर इस तरीके से आपके जमीन के पट्टे भी छीन लिए जाएंगे तो आप जियोगे कैसे, ये सवाल है आपके सामने। मध्य प्रदेश का हर एक घर के बाद में दूसरा घर मजदूर का है। मध्य प्रदेश को मजदूरों की मंडी बोलते हैं। मजदूरों की मंडी, यहां से मजदूर खरीद के दूसरे प्रदेश में लेके जाके काम करवाते हैं। कुछ नेता ऐसा बोलते हैं, वे आदिवासी को अगर पढ़ा लिखाएंगे तो मजदूरी कौन करेगा, खेती के काम कौन करेगा, गड्ढे कौन खोदेगा, इसके लिए तो मजदूर होना हमको। और उसपे अपने कुछ नेता, बेईमान और गद्दार नेता, उनका समर्थन करते हैं। अबे तू आदिवासी है, तेरे खून में कहीं तो भी डिफेक्ट हो गया है, तेरा खून बदल गया है। नहीं तो आदिवासी आदमी कभी बेईमान नहीं होता। जमीन पर सबसे ईमानदार आदमी का नाम है आदिवासी। जमीन पर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। जमीन पर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। और जमीन पर सबसे ज्यादा मानवता का पालने वाले व्यक्ति का नाम है आदिवासी। लेकिन उल्टा हो रहा है। जो मेहनत नहीं करते उनको सम्मान, और जो मेहनत करे उसका अपमान और उसका शोषण, उसका दमन, ये आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आपकी जमीनें छीन ली जाएंगी, जो जमीन आपको बड़ी मुश्किल से ये लोग मर के दिलाए हैं। इसके लिए किसी नेता का बाप नहीं मरा था। जो आज देश में सल्तनत बताते हैं अपनी, उनका कोई आदमी नहीं मरा। ये हमारे पूर्वजों की देन है, उन्हीं की वजह से ये जमीन मिली है हमको। अगर वो मरते नहीं, इसके लिए लड़ते नहीं, तो वो जमीन का हिस्सा हमारे बीच में नहीं आता। जिस जमीन की वो जमीन हमारी बहन बात कर रही थी। आप सोचो मत कि आप अकेले हो, पूरे देश के आदिवासी आपके साथ में है। पहले एक सोच बनाई जाती थी, आदिवासियों की भीड़ लाई जाती थी, ट्रक में बिठाया जाता था और उनको बताया जाता था, बेचारे ताली बजाते थे, चले जाते थे। लेकिन जब से बिरसा ब्रिगेड ने काम शुरू किया है, आदिवासी का हर एक आदमी सैनिक के बराबर दिखाई देता है। चाहे मजदूर हो या क्लास 1 ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब एक ही लाइन में बैठे हुए दिखाई देते हैं। सबको बराबर सम्मान, सबको एक ही मंत्र, लड़ोगे तो बचोगे, भगोगे तो मरोगे। भगवान टंडे भील ने बोला था, बचना है तो लड़ना है, और लड़ना है तो सीखना है। टंडे भील पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन 19 साल तक के अंग्रेजों के खिलाफ में, और अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ के जमींदारों के खिलाफ में, यहाँ के उच्च वर्णियों के खिलाफ में, जिनका साठगांठ अंग्रेजों के साथ में था, जो दावा करते हैं कि देश के लिए लड़े। अरे ये सच्चाई है। आदिवासियों के खिलाफ में, यहाँ के अंग्रेजों के साथ में मिलकर आदिवासियों के खिलाफ जिन्होंने षड्यंत्र किए, वो इसी देश के लोग हैं। नहीं तो एक उदाहरण दे दो, कहीं आदिवासी ने किसी के साथ गद्दारी किया होगा? मेरा खुला आह्वान है इस पर। हम तो दावे के साथ बोलते पूरे देश में कि इस देश की 70% जमीन का मालिक आदिवासी है। 70% जमीन की लड़ाई आदिवासियों ने लड़े। इस देश के जल जमीन जंगल जो बचे हैं, किसी और ने नहीं, ये आदिवासियों ने बचाए हैं। साथियों,
बिरसा मुंडा को 150 साल हो गए। बिरसा मुंडा ने भगवान टंटा भील के आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके जितने हमारे पूर्वजों की विचारधारा है, उस विचारों को बिरसा मुंडा ने बोला कि मैं कोई नया नहीं कर रहा हूं, मैं अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए संघर्ष मार्ग को ही अपना रहा हूं। और जो बिरसा मुंडा ने जिस लाइन से लड़ा, वो आखिरी सरदार रहे हमारी लड़ाई के, जल जमीन जंगल के। तो उनके नाम पर, ये इसको बिरसावाद के नाम पे हम लोग जाने हैं कि जिस तत्वज्ञान को लेकर हम लोग जी रहे हैं, जिस तत्वज्ञान को लेकर हम लोग लड़ते हैं और मरते भी हैं। बिरसा ब्रिगेड ने पूरे देश में खुलेआम एक बात बोला कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। ये भगवान टंटा भील ने बोला था, बिरसा मुंडा ने बोला था, राघोजी बांगरे ने बोला था, बाबूराव शर्मा के ने बोला था, तिलका मांझी ने भी बोला था कि आदिवासी देश का मूल मालिक है और भारत में आदिवासियों का अस्तित्व भगवान से पहले है, यानी भगवान से भी पहले पैदा हुआ है आदिवासी। अब साइंस बोलने लग गया है, अब विज्ञान बोलने लग गया है, एंथ्रोपोलॉजी बोलने लग गई है कि यह बात सही है कि इस जमीन में सबसे पहले जो आदमी आया वो आदिवासी था। लेकिन डर रहे हैं लोग आदिवासियों को आदिवासी बोलने से। आपको वनवासी बोला जाता है, आपको जनजाति बोला जाता है, आदिवासी बोलने में क्या तकलीफ है? अरे आप तो बोलते हो भाई, लेकिन सौतेला भाई क्यों, सग्गा भाई बोलो ना। प्यार तो सच्चा होना चाहिए। आदिवासी को आदिवासी बोलो, क्या तकलीफ है? किसको तकलीफ है? साथियों, उस वक्त अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए विशेष जनगणना कराई थी भगवान टंटा भील और बिरसा मुंडा की मौत के बाद। और उस जनगणना में स्पेशली लिखा गया था आपको एबोरिजिनल पीपल। एबोरिजिनल पीपल का मतलब होता है सबसे पहला व्यक्ति, सबसे पहला जन समूह इस देश का। अरे अंग्रेज लिख सकते हैं, आप क्यों नहीं लिखे रे भाई? आपने तो जो जनगणना का कॉलम है उसमें से आदिवासियों को बाहर ही कर दिया। उसमें आदिवासी संस्कृति के बारे में नहीं, आपको मजबूरी में हिंदू धर्म लिखना है, मजबूरी में क्रिश्चियन धर्म लिखना है, मजबूरी में धर्म डालना है। संस्कृति की बात क्यों नहीं करते इस देश में? ये जो सिंधु भारत आप देख रहे हो, सिंधु संस्कृति, मोहनजोदारो हड़प्पा की संस्कृति, इस देश में धर्म जो है साथियों, ये 4000 साल पुराना है। लेकिन संस्कृति इस देश में आदिवासियों की 20,000 साल पुरानी है। धर्म बहुत आधुनिक है, लेकिन आदिवासियों की संस्कृति सबसे पुरानी है और उसकी निर्माता महिला है। पूरे धर्मों का जो निर्माता है वो पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। इसलिए हमारे यहां भगवान से बड़ा स्थान मां का है। ये जो खेती करते हैं ना, ये खेती भी, इसका भी जो शोध है वो आदिवासी महिला ने करी, इसलिए वही सच्ची भारत माता है। जो इस देश के मालिक है उनके हालात देखो। 4 महीने का बच्चा पीठ पर बांधती है आदिवासी महिला और गड्ढे खोदने का काम कर रही है। जिस बच्चे को संरक्षण होना चाहिए था, वो बच्चा बेचारा धूप में मां के साथ तप रहा है, उसकी मां पसीना बहा रही है। और हमारे समाज के लोग पंडित महाराज के पैर पड़ेंगे लेकिन उसका सम्मान नहीं करेंगे जो मजदूरी करता है। ये पढ़े लिखे लोग, हमारे समाज की जो जनरेशन है, ये समाज की जनरेशन यानी पढ़े लिखे लोगों ने ही समाज के साथ धोखा कर दिया है। कोई भी समाज उस समाज के पढ़े लिखे लोगों के पीछे चलता है। हमारा समाज का पढ़ा लिखा आदमी हमारे समाज की लाइन बनाना तो दूसरे की लाइन में खड़ा हो गया है, वो दूसरों के पद चिन्ह में चल रहा है, उसको अपने समाज के निर्माण का ज्ञान ही नहीं हुआ। बे तू जिस पोस्ट में गया है वहां समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तुम ऑफिसर नहीं बनते, विधायक नहीं बनते, मंत्री नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते अगर तुम आदिवासी नहीं होते। तुमको कौन पूछता? आरक्षण था करके तुमने आज कुछ पद ले लिया, लेकिन केवल आरक्षण लेके अपने बच्चों को पालना, ये तो जानवर भी करता है।
जिस समाज का तुमने आरक्षण लिए, जिस समाज का तुम पे ऋण है, उस समाज की ऋण को कैसे आपने चुकाना चाहिए, इस दिशा में आपने क्या सोचा है? ये बड़ी बात है साथियों। टंट्या भील, बिरसा मुंडा, ये नाम अब सरकार भी लेने लग गई है। पहले आपके इतिहास को भी कोई नहीं जानता था, मन गलत कहानियां बताई जाती थी। अरे टंट्या भील का तो ये जलवा था, इस देश में किसी भगवान के ऊपर में इतने पोवाड़े नहीं बने। मराठी में उसको पोवाड़े बोलते हैं, आपके हिंदी में गीत बोलते हैं, ग्रामीण में गाने बोलते हैं उसको। इतने गाने नहीं बने जितने टंट्या भील पे बने हैं। गांव गांव में, कस्बे कस्बे में भगवान टंट्या भील का नाम था साथियों। हाँ ठीक है, आइए बैठे, आइए बैठे। तो चेयर दो, उनको बिठा दो। चलो साथियों, आप लोग एक ऐसे समाज के जवाबदारी में फंसे हुए हैं कि आपको समाज को निर्माण भी करना है और इसको संचालित भी करना है। अपनी जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के आगे ये चुनौती है कि अपने को समाज को निर्माण भी करना है। ये समाज में जो आपसी जातिवाद है, इसको खत्म करना है। समाज में जो पार्टीवाद है, इसको खत्म करना है। समाज में जो क्षेत्रवाद है, इसको खत्म करना है। जो संगठनवाद है, इसको खत्म करना है। और समाज का एक सामाजिक मिशन पूरे देश भर में तैयार करना है। और उस दिशा में इस मिशन के माध्यम से काम किया जा रहा है। कुछ साथी ये बात करते हैं कि बिरसा ब्रिगेड ने समाज के लिए क्या किया, तो मेरा उनसे एक ही निवेदन है, सब राज्य में जाइए और बिरसा ब्रिगेड के बारे में पूछिए, वहां के क्रांतिकारियों के बारे में पूछिए, वहां के जमीनों के आंदोलन के बारे में पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में जितनी केसेस चलती है जल जमीन जंगल की, उसके बारे में पूछिए। तब आपको समझ में आएगा कि बिरसा ब्रिगेड क्या करता है समाज के लिए। सब दावे करते हैं साथियों, बिरसा ब्रिगेड में छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता। ये जो लड़के आप लोग देख रहे हैं, ये दिन रात मेहनत करके आपको इस माहौल में बिठाना चाहते थे कि भाई यहां पर उस माहौल में मीटिंगें हो, उस माहौल में चर्चा हो। यहां के लोगों ने नेताओं को बोल बोल के बेचारे हिम्मत हार गए, लेकिन उनको ये आत्मविश्वास दिलाना है कि आपके साथ नेता नहीं है, पार्टी नहीं है, लेकिन पूरा समाज खड़ा है। और वही बात बताने के लिए बिरसा मुंडा ब्रिगेड का ये कार्यक्रम आपके सामने कर रहे हैं। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण दिन है साथियों कि आज हमारे भगवान ने हमारे लिए शहीद हुआ है। आज हम मानते हैं, बिरसा ब्रिगेड मानता है कि आदिवासी क्रांतिकारी शहीद नहीं हुए, वो मर ही नहीं सकते, ऐसा हमारी मान्यता है। इसलिए हम उनका शहीद दिन नहीं, जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि वो बिरसा के रूप में हमारे सामने है, वो बाबूराव शर्मा के रूप में हमारे सामने है, तिलका मांझी के रूप में है, राघोजी भांगरे के रूप में है। सब लोग इस देश में जिनका कोई इतिहास नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया, केवल तिरंगे झंडे पकड़े, उनको स्वतंत्र सेनानी के सर्टिफिकेट दे दिए, पेट्रोल पंप मिल गया, किसी को जमीनें मिली झूठे प्रमाण पत्रों पर। लेकिन जिनकी कौम की कौम पूरी शहीद है, उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो आज कपड़े पहनने को मोहताज है। हमारी मां बहने, मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, भगवान टंट्या भील की लड़ाई के दो पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आदिवासी महिलाओं को ब्लाउज पहनने पर टैक्स लगता था, टैक्स। अगर हमारी महिला ने अपने तन को ढाक ली कपड़े से तो उसको टैक्स देना पड़ता था। यह प्रथा थी। उस प्रथा के खिलाफ में भगवान टंट्या भील लड़े। आज हमारी मां बहनों के बदन पे जो कपड़े हैं, यह भगवान टंट्या भील की वजह से है, किसी नेता के और पार्टी की वजह से नहीं है। वो है टंट्या भील। आज जितना क्षेत्र आपको आदिवासी क्षेत्र दिख रहा है मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश का जो आदिवासी क्षेत्र है, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, राजस्थान में भी टंट्या भील के आंदोलन के अवशेष मिलते हैं।
ये नाम मामूली नाम नहीं है साथियों, हमारे लिए, पूरे देश के आदिवासियों के लिए नहीं, विश्व के आदिवासियों के लिए। क्योंकि उस वक्त ब्रिटिशों की जो सत्ता थी विश्व के 7 देशों में थी, जब कानून बनाया गया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को नहीं देना, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। ये जो कानून बिरसा मुंडा के आंदोलन के माध्यम से बना, जो टंट्या भील का संघर्ष था उसको बिरसा मुंडा ने आगे बढ़ाया, और 1898 में जो कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, वो कानून की वजह से हमारे पास जमीन के टुकड़े हैं। और उसका फायदा केवल भारत के आदिवासियों को नहीं हुआ, 7 देशों के आदिवासियों को हुआ। इसके एविडेंस मिल रहे हैं, इसके प्रूफ मिल रहे हैं अभी, और बड़ा अच्छा लगता है, अभिमान हो रहा है कि हमारे पूर्वजों की लड़ाई ने केवल राष्ट्रीय स्तर पे नहीं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी आदिवासियों के लिए लड़ाई है। उसका प्रभाव आदिवासियों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हुआ है। आज का दिन हम तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है साथियों। आप सोच नहीं सकते, आप कोई एहसान नहीं कर रहे यहां पर बैठकर, वो तो अपनी पूरी जिंदगी दे दिए समाज के खातिर। अगर वो नहीं मरते तो हम बैठ नहीं सकते। ये इज्जत से टोपी नहीं पहनते आप, इज्जत से मैं बात नहीं कर पाता आपके सामने। ये मिशन उन्हीं के विचारों से चल रहा है। आने वाले 26 तारीख को एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हम लोग भगवान टंट्या भील के जन्मदिन पे कर रहे हैं। ये जितने टोपी वाले लोग यहां बैठे हैं, बिरसा ब्रिगेड का ये दावा है 1 लाख टोपीधारी लोग भगवान टंट्या भील को सलामी देंगे। इस देश में लाल किले पे तिरंगा चढ़ता है, अफसोस की बात है भगवान टंट्या भील को याद नहीं करते, उनकी कोई जिक्र भी नहीं करता है। अरे आदिवासी राष्ट्रपति है, बावजूद उसके उनको टंट्या भील याद नहीं आता है। वो आदिवासियों को आदिवासी बोलने से डरती है क्योंकि उस पर दबाव है। जनजाति गौरव दिवस हो सकता है, आदिवासी गौरव दिवस क्यों नहीं हो सकता भाई? थोड़ा पूछो, थोड़ा सोचो। हमारी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी हमारे प्रश्नों पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। अब राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई देश में हो सकता है क्या? अब क्या बनाओगे तुम? ये लड़ाई सामाजिक है, इस लड़ाई को हमको समझना पड़ेगा। जमीन की लड़ाई, जंगल की लड़ाई, ये हमारे सामाजिक संवैधानिक अधिकारों का हिस्सा है। इस लड़ाई को एक अलग तरीके से लड़ना पड़ेगा। मैं अलीराजपुर में जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये जो जगह है, जिन लोगों ने, जो बहन ने यहां पर आके जो बात करी है, मैं उनसे ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से ये उनको आश्वासन देता हूं कि इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के रूप में रखे थे और रखेंगे। और इस लड़ाई को केवल यहां के अलीराजपुर के आदिवासियों की लड़ाई नहीं, गुजरात के भी आदिवासियों, राजस्थान के भी आदिवासियों की, महाराष्ट्र के भी आदिवासियों की लड़ाई को संयुक्त रूप से जनहित याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। और ये काम हम 26 जनवरी के पहले करेंगे साथियों। तब से भगवान टंट्या भील का जन्मदिन मनाएंगे हम। इस काम को करने के लिए आपका सहयोग लगेगा। आपको गांव गांव में जागरूक करना पड़ेगा। यहां बैठे हुए सैनिकों से मेरा निवेदन है कि आपको 1 लाख लोगों को तैयार करना पड़ेगा। वैसे तो है, लेकिन 1 लाख लोगों को यहां के, इस परिसर के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। बड़ौदा तक के लोगों को यहां पर बुलाना पड़ेगा। ये देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम के रूप में इस प्रोग्राम को देखना चाहिए। उस दिन हमको इस देश में बताना है कि देश का राष्ट्र मालक कौन है। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी हो सकते हैं, जिन महात्मा गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा ली। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को जीता ही नहीं जा सकता था। वहां बिरसा मुंडा के विचारों को मानने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को पश्चिम बंगाल से जीता है
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको भारत का संविधान बनाने का मौका मिला। यह है बिरसा मुंडा। महात्मा गांधी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिए। हमारे गांव में हमारा राज, ये जो शब्द है ये बिरसा मुंडा के शब्द है। गांधी जी ने इसी को मूल मंत्र बनाया। अपने टाई और कोट उतारी, वो तो एडवोकेट थे, वो टाई और कोट उतारे और महात्मा गांधी ने जैसा पोशाक भगवान बिरसा मुंडा धारण करते थे वैसी लंगोटी और वो बांध के पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। तो महात्मा गांधी भी बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरित थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनकी मां बचपन में भगवान टंटा भील की कहानियां सुनाते थे। आज जितने कबीरपंथियों का आंदोलन दिख रहा है ये भगवान टंटा भील की देन है। इनको संरक्षण देने वाले व्यक्ति का नाम है भगवान टंटा भील। आज के दिन जो लोग जिस गांव में आपके भाई लोग रहते हैं वहां फोन करके बोलो, अपने अपने घरों में भगवान टंटा भील को याद करो, उसको याद करो, उसकी विचारधारा को याद करो, उसके शहीद दिन को याद करो, उसके त्याग को याद करो। हमारा एक मंत्र है, बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासियों को बचाना है। सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। वनवासी नहीं आदिवासी है, हम इस देश के मूल निवासी है। ये जो मंत्र है, जो ये स्लोगन है, ये भगवान टंटा भील के विचारों के देन है साथियों। आज के दिन आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मेरे को ऐसा लगा कि इस कार्यक्रम में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, इस कार्यक्रम को लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर 1000 लोग होंगे उसमें से 100 लोग भी समझ गए तो मैं मानूंगा कि हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। क्योंकि 1 लाख लोग हैं और सोचते नहीं है, कोई काम के नहीं, वो बैल है। लेकिन 100 लोग भी रहे और वो सोचते हैं और कुछ काम कर सकते हैं, उनको उनसे प्रभावित हो सकते हैं, वो समाज के लिए कुछ निकाल दे सकते हैं, समाज के लिए कुछ दिशा दे सकते हैं। उनकी दिमाग में और उनके विचारों में ताकत है। मैं ये संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं वो संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। मेरा सबको खुलेआम इनविटेशन है, आओ। मैं इंटरनेशनल अध्यक्ष बनाता हूं। अबे भेजे में कुछ नहीं रहेगा तो करेगा क्या? सोचेगा नहीं तो लड़ेगा कैसे? तेरे पास सोच ही नहीं रहेगी तो तेरे को कैसे समझ में आएगा कि कौन तेरा दुश्मन है, कौन तेरा दोस्त है, कौन सी रास्ते से समाज को लेके जाना है। जिनको समाज नहीं समझता वो समाज के नेतृत्व की बात करते हैं। आदमी का इलाज करना है, ऑपरेशन आदमी का करना है और 2 डॉक्टर को उठा के लाओगे, जानवर के डॉक्टर को, तो आदमी मरेगा कि बचेगा? कुछ भी हुआ समाज में तो नेता, फलाना नेता के पास चलो, वो नेता के पास चलो। जैसे सर दर्द हो रहा तो एनासिन दे दो, पेट दर्द होगा तो एनासिन दे दो। हर बीमारी का एक ही इलाज। तो बीमारी एक्शन करने के बजाय रिएक्शन करती है। प्रश्न सामाजिक है, समस्या सामाजिक है तो इलाज भी सामाजिक होना चाहिए। और इलाज सामाजिक है तो उसके लिए विचारधारा भी सामाजिक होना चाहिए। और विचारधारा सामाजिक है तो उसके लिए कैडर भी सामाजिक होना चाहिए। आपका मिशन भी सामाजिक होना चाहिए, आपका जीवन भी सामाजिक होना चाहिए और आपकी मृत्यु भी सामाजिक होना चाहिए। यह है भगवान टंटा भील की सोच। लोग बोलते थे भगवान टंटा भील तो अनपढ़ था, डकैत था। तेरे बाप ने देखा था क्या? अबे उसके कद के बराबर तो कोई नहीं है। उसको राष्ट्र मालक बोलना भी कम है। जिसने तुमको मालिक बना दिया, तुम्हारे बाप ने तुमको बेटा बनाया, लेकिन भगवान टंटा भील ने तुमको इस देश का मालिक बना दिया। भगवान टंटा भील ने एक बात बोला था, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात हुए आदिवासी होना।
जब आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो तो इस देश के मालिक बन जाते हो, और इसकी जो प्रतिमा है वो आपको भारतीय संविधान में दिखती है। किसी समाज के लिए 5वीं अनुसूची के अधिकार नहीं है, क्यों दिए गए आदिवासियों? किसी समाज के लिए 6वीं अनुसूची के अधिकार नहीं है, क्यों दिए आदिवासियों को? किसी समाज के लिए स्पेशल पावर अनअमेंडेबल आर्टिकल नहीं है 13(3) का, क्यों दिए आदिवासियों को? इसलिए दिए क्योंकि ये संविधान निर्माता जानते थे कि इस देश का मालिक कौन है, ये जमीन किसकी है। वो टंटा भील के इतिहास को जानते थे, बिरसा मुंडा के इतिहास को जानते थे, तिलका मांझी के इतिहास को जानते थे, जिसकी पुनर्वृत्ति अंग्रेजों ने किए। 1935 में जो फर्स्ट इंडिया एक्ट बना, ये इन्हीं शहीदों के कुर्बानी का नतीजा है साथियों। आज तुम्हारे बेटे को बोलो तुम्हारे लिए जान देता है क्या? नहीं देगा। अरे ये तो हंसते हंसते तुम्हारे लिए फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हमारा क्या फर्ज है कि इनके मार्ग के लिए, इनके विचारों पर, इनके विचारों के आंदोलन को चलाना पड़ेगा। अगर जिंदा रहना है तो अपने महापुरुष जिनकी वजह से ये समाज है, आपके अधिकार है, आपके बदन पे कपड़ा है, आपके पास नौकरी है, आपका सम्मान है, आपको एक पहचान है, उन महापुरुषों को अगर आप भूल जाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे साथियों। अपने महापुरुषों के विचारों की तरफ चलो। अरे जिनसे बाबा साहब जैसे लोगों ने प्रेरणा लिया, जिनका महात्मा फुले जैसे लोगों ने अपने ग्रंथों में उल्लेख किया, वो कोई मामूली लोग हो नहीं सकते। और आप उनके बच्चे हैं, उनके खून के लोग हैं। इस देश के लिए सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। ये देश आदिवासियों की जमीन पे खड़ा है। इस देश में सबसे ज्यादा प्रकल्प आदिवासियों की जमीन पे बने। रेलवे लाइन आदिवासियों की जमीन पर, जितनी माइनिंग है आदिवासियों की जमीन पर, जितने कारखाने हैं आदिवासियों की जमीन पर, जितने पावर प्लांट बनाए आदिवासियों की जमीन पर, हर जगह आदिवासी विस्थापित हुआ है। इतना त्याग किसी ने नहीं दिया है। अडानी अंबानी की जमीन लो ना, या जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्होंने जमीन दी है क्या? अरे आदिवासियों को इसलिए दर्द होता है क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन आप छीनते हो। अब कारखाने बनते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। वहां कारखाने बने और उसका फैक्ट्री में दूसरे बाहर के लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लोग नहीं है। चलो मध्य प्रदेश का आदिवासी नहीं, दूसरे को तो दो। बाहर के लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट नहीं चला रही उसको। सरकार जमीन आपसे ले रही है और यहां के कॉर्पोरेट लोगों को दे रहे हैं। 3% लोगों के हाथ में इस देश की 70% संपत्ति है। कल ब्राह्मण भाई भी नहीं बचने वाला इससे। उसका भी बच्चे के सामने रोजगार का प्रश्न रहेगा। वो 3% लोगों में आधे प्रतिशत भी ब्राह्मण नहीं हो सकते, ओबीसी नहीं हो सकते, आदिवासी तो है ही नहीं। आदिवासी तो मरेगा। ये कैपिटलिज्म है, इसको पूंजीवाद बोलते हैं। यहां भगवान भगवान और धर्म गिरवी रहते हैं इनके पास, इनको केवल व्यापार करना है। दिल्ली के क्या हाल हो गए? सांस लेने जगह नहीं है। दिल्ली में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं। 1,70,000 लोग हर साल केवल एयर पॉल्यूशन से मरते हैं, हवा से मरते हैं। आज जो आपका क्षेत्र जिंदा है, बाकी लोग जिंदा है, ये आदिवासियों ने जो जल जमीन जंगल की रक्षा की है उसके बदौलत यहां पर जीवन है। नहीं तो दिल्ली जैसे हाल हो जाएंगे साथियों। अरे आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। कोरोना के वक्त लोगों को हवा नहीं मिल रही थी, सिलेंडर लेके भाग रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके भाग रहे थे, उसके लिए लड़ रहे थे लोग आपस में। फिर से कोरोना आ जाए तो क्या करोगे आप? जल जमीन जंगल की बात जो आदिवासी कर रहा है, केवल आदिवासी की बात नहीं है, इस देश के प्रत्येक नागरिक की बात है। वो सबको जिंदा रहने के लिए हवा होना, पानी होना, जमीन होना। और इस चीज का जो खुली लूट कर रहे हैं, ये आदिवासियों को मानने नहीं है। आने वाले समय में हम पूरे देश के आदिवासियों के माध्यम से संयुक्त रूप से एक जनहित याचिका
सर्वोच्च न्यायालय में डालने जा रहे हैं साथियों, जो आदिवासियों की लड़ाई को गैर संवैधानिक होने का ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, उनके सामने ये बता के, पूरे देश के मीडिया को बता के, इंटरनेशनल लॉ पे, यूनाइटेड नेशंस में भी बता के कि हमारे जो संविधान में दिए गए अधिकार है, उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए, उन अधिकारों की रक्षा के लिए ये याचिका है। अब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय तय करे कि आदिवासियों के साथ क्या होना चाहिए। क्या उनके अधिकारों के तहत उनको जीवन नसीब होगा? क्या उनके 5वीं अनुसूची के अधिकार उनको मिलेंगे? उनके ग्राम सभा के अधिकार मिलेंगे? उनको 13(3) का के तहत एक आदिवासी पर्सनल लॉ बनेगा इस देश में? ये बातें करने का समय आ गया है। आज के दिन एक महत्वपूर्ण बैठक आप लोगों ने रखी, चाहे किसी भी लेवल से हो, आप नेता से बड़े हो, ये गांव के लोग मंत्री से बड़े हैं, आपने ऐसे आदमी को याद किया जिसने समाज को जिंदा किया, जिसके बदौलत समाज है, उसको आप लोगों ने यहां पर याद किया। राष्ट्रमालक महाविद्रोही भगवान टंटा भील को आप लोगों ने याद किया। यह महत्वपूर्ण है आज के दिन। भगवान बिरसा मुंडा तो उनकी परछाई है, उनका मार्ग है, उनका चेहरा है, उनके आंदोलन का चेहरा है, वो नेतृत्व है, लेकिन उसके पीछे की भूमिका जो है वो भगवान टंटा भील की है। आज के दिन जोबड़ तहसील, कुक्षी तहसील, बाग तहसील, ये लोगों ने अभी जमीन का सर्वे कर लिए है, ये सैटेलाइट सर्वे कर लिए इन्होंने आपकी जमीन का। बहुत जल्दी आपको हर आदिवासी आदमी को नोटिस देने की बात चलेगी। हर गांव में ये खतरा मंडरा रहा है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों की इन्होंने प्रकल्प के लिए आरक्षित करके रखी है, बेच रहे हैं। अरे भाई, आदिवासी की छोड़ के दूसरे की बेचना हिम्मत है तो? क्योंकि ये समाज गरीब है, क्योंकि इस समाज के नेता चुपचाप है, डरे हुए हैं, इस समाज का अधिकारी डरा हुआ है, ये समाज जागरूक नहीं है, टुकड़े टुकड़े में बंट गया है, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, संगठन के नाम पे बंट गया करके आपके खिलाफ में ये षड्यंत्र हो रहा है। जिस दिन आदिवासी समाज एक जगह आ जाएगा ना भाइयों, मध्य प्रदेश में कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं रहेगा। इनको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके बैठे बैठाए आपके काम होने शुरू हो जाए। आपको धक्का भी नहीं लगा सकते अगर समाज एक जगह रहा तो। आपकी सामाजिक ताकत ही आपको बचा सकती है। पहले अपनी सामाजिक ताकत को खड़ा करो, राजनीतिक ताकत ऑटोमेटिक खड़े हो जाएगी। यही लड़ाई अपने सबको मिलकर लड़ना है साथियों। आज के दिन आप लोग एक मिशन की तरफ जा रहे हो। ये जो टोपी आप लोगों ने पहनी है, इस पर भी कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए। सबसे पहले ये टोपी आदिवासियों ने पहनी है, चाहे अमेरिका का आदिवासी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का आदिवासी हो, चाहे कहीं का भी आदिवासी हो। इस टोपी का जो कलर है वो जंगल कलर बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट लेवल। और ये जंगल हमारी सबसे बड़ी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। फोर्स ने बाद में पहनी, सेना ने बाद में पहनी, पहले आदिवासियों ने इस कलर को अपनाया, इसका महत्व बढ़ाया। ये जो लड़ाई है साथियों, जल जमीन जंगल की, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बनने वाले हैं, चाहे ग्रेनाइट का हो, पर्यावरण का हो, या नर्मदा प्रोजेक्ट हो, इसकी पहली लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट से शुरू होगी साथियों। हम ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे इस बार। पहले हम अपनी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से मांगेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, हमारी मांग सही है। इस देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर निष्पक्ष है तो आदिवासियों की मांग को ठुकरा नहीं सकता। हम इस पे स्टे लाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, खुली बहस करेंगे सरकार से। इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। हमारे समाज के जितने नेता है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, मेरा उनसे आह्वान है, आपकी आदिवासियत को जगाओ। अपने खून से, अपने समाज से बेईमानी मत करो मेरे साथियों। पार्टी बहुत छोटी चीज है समाज के आगे। कोई भी नेता बड़ा नहीं है समाज के आगे, कोई पार्टी बड़ी नहीं है। समाज बहुत बड़ी चीज है, और समाज को बड़ी चीज भगवान से भी ज्यादा इन्होंने माने करके समाज के लिए अपना जीवन यानी पूरी जिंदगी इन्होंने कुर्बान कर दी साथियों। आज के दिन आप लोग एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से आए हैं।
चाहे कुछ भी हो, कितनी धूप में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं, मैं आयोजक लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले 26 तारीख की तैयारी में लग जाओ। 26 तारीख को कहां डिसाइड होगा कार्यक्रम, ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बिरसा ब्रिगेड का ये प्रण है कि हजारों की संख्या में भगवान टंट्या भील को 26 जनवरी के दिन आदिवासी क्रांतिकारी सलाम देने जाएगा, क्रांतिकारी सैल्यूट करने के लिए जाएगा। इस देश को पता होना चाहिए कि इस देश का ओरिजिनल राष्ट्र मालक कौन है। हमारा इतिहास अब तक के दबा के रखे, जिनका कोई इतिहास ही नहीं वो हमको इतिहास समझा रहे हैं। साथियों, आदिवासियों को कोई नहीं समझा सकता। आदिवासियों का अपना इतिहास है, उनकी अपनी सोच है। आदिवासियत और व्यापारीकरण में का एक फर्क बताता हूं आपको। कोरोना के समय रामदेव बाबा की जो मेडिसिन मिल रही थी वो हजारों रुपए में बिक रही थी, लेकिन आदिवासी गांव में तुम जा रहे थे तो वो लोग बेचारे आपको जो मेडिसिन दे रहे थे कोरोना के लिए, वो मेडिसिन तो दे रहे थे। जब मैं पैसे निकाला कि दादा ये पैसे ले लो, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए मेरा, बेटा अगर हम तेरे से पैसे लेंगे तो तेरे को दवाई नहीं लगेगी। ये है आदिवासी आदमी और ये है रामदेव बाबा जी। ये फर्क है आदिवासी और रामदेव बाबा में। रामदेव बाबा को बोलो बड़ा थोड़ा सा गड्ढे खोद के बता दे, हमारी माँ बहनें जैसी खोदती है। 6 फीट का गड्ढा खोदेंगे तो कामदेव बाबा बन जाएंगे। सम्मान उसका होना चाहिए जो पसीना बहाता है जमीन पर, उसका नहीं जो कुछ नहीं करता है, एक ही चीज से तुमको बेवकूफ बनाता है, तुम्हारा शोषण करता है, तुम्हारे साथ व्यापार करता है, उसका सम्मान। किसान बेचारा उगाता है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन जो बेच रहा है, व्यापारी है, वो आत्महत्या नहीं कर रहा, वो बिल्डिंग बांध रहा है। ये व्यवस्था कैसे आई भाई? और किसान तो ब्राह्मण भी है, मजदूर तो ब्राह्मण भी है। अभी ब्राह्मण भाइयों को भी मैं देखता हूं शहर में जाके बेचारे चौकीदारी के काम कर रहे हैं। किसका फायदा हुआ इस व्यवस्था से? क्या रिजल्ट है इसका? आने वाला भविष्य इस देश में सभी समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि 3% लोगों के हाथ में 70% संपत्ति चली गई। देश नहीं बचेगा साथियों, संविधान नहीं बचेगा। ये लोग मनमानी तरीके से देश में आतंक मचा देंगे। कोई समझना नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है। आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर हमको बस एक ही चॉकलेट दे रहे हैं, नशे की गोली देते हैं, उस तरीके से दे रहे हैं, एनेस्थीसिया दे रहे हैं और हमारा ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके बच्चे की पेट की रोटी छीन ले रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है, आपको मालूम नहीं, और आपके बच्चे के पेट की रोटी छीन ली जा रही है। अब आदिवासी क्षेत्रों में दाल खाना बंद कर दिया आदिवासी बच्चों ने। अब उनके माँ बाप उनको सब्जी और रोटी खिला रहे या सब्जी और चावल खिलाते हैं। मैं कई आदिवासी क्षेत्र देख रहा हूं जहां पे आदिवासी लोग एक समय खाना बनाते हैं, 2 दिन में एक बार, और 2 दिन बेचारे कैसे भी खाते हैं। काम नहीं है तो खून बेच रहे हैं। खून बेचकर राशन की दुकान में जाते हैं। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन इस देश की सरकार व्यवस्था बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ऐसे हालात कौन से समाज के है भाई? कोई किडनी बेच रहा आदिवासी आदमी, कोई अपनी आंखें बेच दे रहा, कोई बच्चों को बेच दे रहा। ऐसी दुर्गति इस समाज की क्यों हुई, ये सोचना पड़ेगा। आपके सामने सवाल है, इस समाज का चालक, पालक और मालक कौन है? जी फॉर गार्जियन यानी पालक, ओ फॉर ओनर यानी मालक, डी फॉर ड्राइवर यानी चालक, जीओडी गॉड। इस समाज के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार लोग थे, जो नेतागण लोग थे, इस समाज के भगवान है वो। लेकिन उल्टा हो गया, जो गॉड होना